हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग आ गए लाइव। आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और ये सेशन यदि आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे। एंड अगले 75 डेज में हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हम लोग आज के क्लास में। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फुर्सत से बैठे हो आराम से आज, क्योंकि आज संडे का दिन भी है और टाइम हो रहा है। आपने डिनर कर लिया होगा। वेरी गुड। सो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल रेडी हो, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम जो हम अभी लिखने वाले हैं, सो आपने कभी सोचा है कि केवल कुछ बच्चों के ही 99% या 100% मार्क्स क्यों आते हैं? वाई ओनली फ्यू स्टूडेंट्स गॉट 99% और 100% मार्क्स? वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैंने कुछ रीजन आइडेंटिफाई किए, जैसा कुछ बच्चों ने मुझे बताया। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम चाइल्डहुड। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यदि वो टॉप कर रहा है या उसके 100% मार्क्स आ रहे हैं या हमें लगता है कि उसके 100% आ जाएंगे तो वो बचपन से ही स्मार्ट है और तेज है पढ़ने में। दूसरा ऑप्शन, कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि दे हैव ब्रिलियंट माइंड। यदि कोई क्वेश्चन को करता है तो फटाफट कर लेता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तीसरा ऑप्शन जो मैंने आइडेंटिफाई किया आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, वो था दे आर हार्ड वर्किंग। एंड फोर्थ हमारे पास है दे आर स्मार्ट स्टूडेंट। सो अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शंस आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? मैंने पिछली वेबिनार जो 16 अक्टूबर को लिया था उसमें हमने स्मार्ट स्टूडेंट एंड स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में ही बात की थी, मुझे लगता है। सो ऑप्शन ए की यदि हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बचपन से किसी लेवल तक, किसी स्टेज तक बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर अचानक से परफॉर्मेंस डाउन हो गया। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से ठीक हैं तो हम हमेशा ही ठीक रहेंगे। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है, दे हैव ब्रिलियंट माइंड। ब्रिलियंट माइंड हर एक स्टूडेंट का होता है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उस माइंड को समझ पाते हैं कि नहीं। देखो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो हो सकता है अभी जो आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि सेल्फ प्रेडिक्ट करना कैसे, वो आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। इसलिए आप पूरे सेशन के एंड तक बने रहो, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के निकल गए। पूरा सेशन एंड तक रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40-45 मिनट का टाइम लगेगा। तीसरा ऑप्शन मैंने कहा हार्ड वर्किंग। मैंने नहीं देखा कि बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही बहुत ज़्यादा सक्सेस हमेशा होते हैं, या हार्ड वर्किंग इज वन डिनोमिनेटर ऑफ द सक्सेस, बट दिस इज नॉट द ओनली डिनोमिनेटर ऑफ द सक्सेस। द फोर्थ रीजन इज करेक्ट, दे आर स्मार्ट स्टूडेंट्स। कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो एक प्लानिंग और एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं। इसलिए ये स्टूडेंट जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है यही सक्सेसफुल होते हैं। बाकी जितने ऑप्शन हमने ए, बी और सी दिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस होगा या इसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में करने वाला हूं। एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, आपके पेरेंट्स का या आपके टीचर का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? आपके पेरेंट का या आपके टीचर का आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या वो ये मार्क एक्सपेक्ट करते हैं जो हमने यहां पे दिखाया? देखिए जरा, इंग्लिश 81 मार्क्स, मैथमेटिक्स 78 मार्क्स, फिजिक्स 69, केमिस्ट्री 70, कंप्यूटर साइंस 78 एंड ओवरऑल परसेंटेज इज 75.2%। दिस इज ओवरऑल परसेंटेज। क्या आपके पेरेंट आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आपके टीचर आपसे ये मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं? या दूसरा ऑप्शन भी आपको मैं दे रहा हूं, या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए जरा एक बार सब्जेक्ट के मार्क्स को देखिए। इंग्लिश 100, हिंदी 95, इकोनॉमिक्स 95 में सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। यदि आप क्लास 10th का लिख रहे हो या क्लास 12 साइंस का लिख रहे हो, मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है और ये रियल मार्कशीट है जो हमारे पास आया है। रियल मार्कशीट को हमने लिया है जो CBSE का मार्कशीट है।
information practice 95, and this is 94. Ultimately the total score is 95.8%. क्या आपके पेरेंट या आपके टीचर का आपसे ये एक्सपेक्टेशन है? अभी ये मत सोचो कि आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये सब मत सोचो। जो मैं पूछ रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ। मैंने आपसे कहा क्या आपके पेरेंट आपसे 75% एक्सपेक्ट करते हैं, या आपके पेरेंट्स आपसे 95.8% एक्सपेक्ट करते हैं, या एक और ऑप्शन दे रहा हूं, रुको अभी, यस, या आपके पेरेंट आपसे ये मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं जो मैंने यहां पे आपको दिखाया। इसमें इंग्लिश 100, फिजिक्स 98, केमिस्ट्री 100, मैथमेटिक्स 100 एंड ग्राफिक्स 100, एंड ओवरऑल परसेंटेज यहां पे बन रहा है 99.6%। क्या आपके पेरेंट आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं? सोच करके देखो। यदि ये एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अपना नाम यहां फिल कर लो कैंडिडेट नेम में, फिल कर लो और अपने दिमाग में इसको फिक्स कर दो बिल्कुल कि दिस विल बी द माई मार्कशीट, ये मेरा सीबीएसई का मार्कशीट है। कैसे आएगा उसके ऊपर मैं आ रहा हूं अभी, पहले ये सोचो कि आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या आपके पेरेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैंने आपको 3 तरह के दिए। आप अपने आप से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? पेरेंट को छोड़ो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपका एक्सपेक्टेशन अपने आप से क्या है? आपका एक्सपेक्टेशन 50 to 60% है, या 60 to 70% है, या 70 to 80% है, या 80 to 90% है, या 90 to 95% है, या 95% से ऊपर है, या 100%? आपका अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है? आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो? What you are expecting from yourself? चेक करो, सोचो, टाइम दो थोड़ा इसके ऊपर। अपने आप से आप पेरेंट का एक्सपेक्टेशन और आपका एक्सपेक्टेशन क्या मैच हो रहा है? पेरेंट का एक्सपेक्टेशन, टीचर का एक्सपेक्टेशन और आपका अपने आप के साथ जो एक्सपेक्टेशन है, क्या ये दोनों मैच हो रहा है? चेक करो इस बात को। एक काम करते हैं, एक छोटा सा फ्रेमवर्क करते हैं, छोटा सा फ्रेमवर्क। अपनी आंखों को बंद करो 1 मिनट के लिए, 60 सेकेंड के लिए अपनी आंखों को बंद करो और सोचो कि यदि हमारे बोर्ड एग्जाम में 99.6% आएगा तो हमारे घर का और हमारे स्कूल का माहौल हमारे प्रति कैसा होगा? थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेम। आंखें बंद करो, सोचो। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, 31 मई 2023 रिजल्ट आया, हमने स्कोर देखा 99.6%। हाउ इट विल बी, हाउ इट विल बी, सोचिए, हाउ इट विल बी। सोच लिया? एक और चीज सोचो, यदि आपका स्कोर 69.4% आता है, 31 मई 2023 सेम डे है, आपका स्कोर 69.4% आया, अब माहौल कैसा है घर का? आपके घर का माहौल और आपके स्कूल का माहौल, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके प्रति लोगों का क्या ओपिनियन है? 69.5% में क्या ओपिनियन बन रहा है एंड 99.6% में क्या बन रहा है? इन दोनों सिचुएशन को आंख बंद करके फुर्सत से सोच करके देखो। कभी 5 मिनट का टाइम निकालना इस वेबिनार के बाद और ये दोनों सिचुएशन को विजुअलाइज करना आंख बंद करके। 99.6% मेरा आया और क्या होगा सिचुएशन? 69.4% आएगा तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब तक हम किसी बात को सोचेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। तो सबसे पहले हमें सोचना जरूरी है कि हम अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हमारे पेरेंट और हमारे टीचर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या हम इस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहे हैं?
कैसे होगा इस पॉइंट पे अभी मैं आ रहा हूं। इसके बाद अगला स्टेप हमारा वही है कि यदि हम 95%, 90%, 89%, 80%, 75% जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपके स्कूल एग्जाम में 12th क्लास में अभी तक या 10th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो अभी तक उतना परसेंट आया जितना आपका एक्सपेक्टेशन बोर्ड एग्जाम में है या आपके पेरेंट का एक्सपेक्टेशन है? क्या स्कूल एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में आपको उतना परसेंट कंसिस्टेंटली आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा कैसे आएगा। थिंक अबाउट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार देखो, मान लो हमारा अभी प्री बोर्ड का डेट आ चुका है, बहुत सारे स्कूल के प्री बोर्ड के डेट आ गए और एक नहीं 2 बार प्री बोर्ड होगा। ट्यूशन या कोचिंग आप कहीं पढ़ते हो तो वहां पर भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे, फुल सिलेबस टेस्ट लिए जाएंगे। हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि जब भी कोई फुल सिलेबस टेस्ट आता है तो हम पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं एंड पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाते हैं और स्कोर 50% भी नहीं आता है। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी चैप्टर को आधा अधूरा प्रिपेयर मत करो, कोई फायदा नहीं है। कल एग्जाम है फिजिक्स का, परसों एग्जाम है मैथ्स का, फुल सिलेबस आ रहा है, हमने पूरा साल पढ़ा नहीं और हम एक बार पूरा कालिदास की तरह नोटबुक को पलट लेंगे। कालिदास है ना, हम नोटबुक पढ़ा, हाँ ये तो हो जाएगा, ये हाँ ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी हो जाएगा, यस, पूरे नोटबुक को पलट दिया। और जब एग्जाम में पेपर सामने आया तो अरे ये तो कल ही देखा था क्वेश्चन, अरे ये वाला तो यहां पे लिखा हुआ था। बोले सारा क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है क्योंकि हम पढ़ के आए थे ना, बट एक का भी सॉल्यूशन हम ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, नंबर 50% भी नहीं आ रहा है। पढ़ा तो हमने पूरा था। तो मेरा आइडिया क्या है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जो मोस्टली सक्सेसफुल स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। आप पूरा चैप्टर मत पढ़िए, आपका प्री बोर्ड है ना, सारे चैप्टर्स को मत पढ़ो, कुछ चैप्टर्स को पढ़ो, बट उस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ो कि उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तब भी 70%, 60% से ऊपर आ जाएंगे। जो मार्क्स पूरा पढ़ के आने में आएगा उससे ज्यादा मार्क्स आएगा कम पढ़ के जाने से, बट जो पढ़ के जाएंगे परफेक्ट पढ़ के जाएंगे। अब करना क्या है, इसको देखो करना क्या है, सुनो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूं कि जो बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। करना क्या है, सबसे पहले बकेट्स बनाओ, 2 बकेट्स, मेक 2 बकेट्स, 2 बकेट बनाओ। मैं इसको इस तरह से समझता हूं, ये देखो मैंने एक बकेट बनाया और मेरे बकेट में 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस इन दिस बकेट, ठीक है। ये 2 बॉक्सेस हैं, इसमें ये देखो बीच में ये डिवाइडेड है, ये बॉक्स जो है ना बीच में डिवाइड किया हुआ है और बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं इसमें, बीच में डिवाइड किया गया है और बहुत सारे इसमें पेपर रखे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा मैनेज्ड वे में आप स्टडी को कर पाओगे। यहां पे मैंने लिखा हुआ है इजी टॉपिक और यहां पे मैंने लिखा हुआ है डिफिकल्ट टॉपिक। मतलब हमारे जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हमारे लिए इजी टॉपिक्स क्या है और डिफिकल्ट टॉपिक्स क्या है या डिफिकल्ट चैप्टर्स क्या है इन ऑल सब्जेक्ट, और उसका ऐसा लिस्ट बनाओ। ये देखो मैंने लिस्ट बनाया, डिफिकल्ट पार्ट, ये देखो डिफिकल्ट पार्ट मिला, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें। मैंने सारे चैप्टर्स का लिस्ट बनाया और उसको 2 बकेट में डाल दिया, डिफिकल्ट एंड इजी, डिफिकल्ट एंड इजी, डिफिकल्ट एंड इजी। अब मैंने एक पर्ची निकाला डिफिकल्ट में से, मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बॉक्स को साइड में रख दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करना शुरू करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजी टॉपिक में ट्रांसफर कर देंगे। फिर दूसरा पर्ची निकालो, ये देखो, ये देखो क्लास 12 का टॉपिक है वेक्टर्स, ये मेरे लिए डिफिकल्ट था, इसके ऊपर हम वर्कआउट क्या करेंगे अगले नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको बताऊंगा वर्कआउट करना कैसे है। टेंशन वाली बात नहीं, पूरी बात मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। वेक्टर्स, इसके ऊपर वर्कआउट किया, इसको इजी में रखा, धीरे धीरे करके ये डिफिकल्ट पार्ट उठा उठा करके इजी पार्ट में रखते चले जाएंगे। जैसे आप ऐसा करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाएगा। हर दिन आप देखोगे अरे डिफिकल्ट पार्ट का बॉक्स तो खाली होता जा रहा है,
अरे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि यार बहुत बड़ा सिलेबस, हम कब पढ़ें कैसे पढ़ें, बट ये बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भर जाता है पूरा। बूंद बूंद से एक बार में नहीं भर सकता, बूंद बूंद से भरता है, स्लो काम करना पड़ता है। ये देखो, मैंने सारे डिफिकल्ट टॉपिक को सॉल्व किया, डिफिकल्ट टॉपिक को सॉल्व किया, कंप्लीट किया, इजी टॉपिक भर दिया, डिफिकल्ट टॉपिक को इजी टॉपिक में कन्वर्ट किया। देखो डिफिकल्ट टॉपिक पूरा खाली हो गया, खाली हो गया, ये देखो खाली है। और अब क्या बचा, सिर्फ सब इजी टॉपिक बचा। ये पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है। कैसे करना है और इसमें क्या क्या करना है ये भी सुनो, ये भी सुनो। डिफिकल्ट टॉपिक्स में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला आपने पूरे साल में जो भी नोट्स बनाए हैं, जो आपका अपना नोट्स है। यहां पे बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि वो किसी दोस्त से नोट्स लेंगे या कोई दोस्त को बोल देगा कि अरे ये नोट्स बहुत अच्छा है, ये पढ़ा तुमने, ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है, ये यहाँ पे अवेलेबल है, या कोई बुक या कोई नोट्स, बहुत सारी चीजें अरेंज करते। ज्यादा स्टडी मटेरियल अरेंज मत करो, वो लाइब्रेरी बन के रह जाएगी घर में, मार्क्स नहीं आएगा। जो आपने अपना नोट्स बनाया है क्लासरूम में, उस नोट्स से आपको सबसे पहला रिवाइज करना है। रिवाइज फ्रॉम योर ऑन नोट्स, जो आपने अपना नोट्स बनाया था, इससे आप इसको रिवाइज करिए। किसी भी टॉपिक, जो डिफिकल्ट टॉपिक था ना, जिसको हम इजी टॉपिक में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, उसमें हम सबसे पहले अपने नोट्स से रिवाइज करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, डू ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उसमें जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक्स है या असाइनमेंट है, जो भी है, उसको सॉल्व करिए, जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है। थर्ड, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक विथ योरसेल्फ। आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं, सॉल्व क्वेश्चन भी, हर एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी को हर एक एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के पूरा सॉल्व कर लेते हैं, और हमने एनसीईआरटी को 90% कर लिया और 10% छोड़ दिया, तो हमें लगता है हम तो कर ही लिए हैं। बट वो जो 10% हम छोड़े थे ना, वहीं से एनसीईआरटी के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएंगे। याद रखना, जो तुम छोड़ के जाओगे वही एग्जाम में आएगा, जो आप छोड़ के जाओगे वही एग्जाम में आएगा। जो आपको डिफिकल्ट लगता है एग्जाम पेपर में वही आएगा, जो इजी लगता है आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए आधा अधूरा नहीं, पूरा कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व क्वेश्चन करो, करना ही पड़ेगा आपको, देयर इज नो अदर प्लान। फोर्थ, डू प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 5 years प्रॉब्लम। पिछले 5 साल में इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ये तो आजकल कहीं भी अवेलेबल है, कोई भी सैंपल पेपर की बुक ले लो, या इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। पिछले 2022 का पेपर क्या था, 2021 में क्या आया था, 2020 में क्या आया था, खैर 21 में तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। तो उसके पहले जब जब बोर्ड एग्जाम्स हुआ है, उसका पेपर आपको कहीं मिल जाएगा। उस चैप्टर का उस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, बहुत जरूरी है, ये आपको करना ही करना है। तो जब आप कोई डिफिकल्ट चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर में क्या करना है, सबसे पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, फिर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फिर एनसीईआरटी के सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल करोगे, फिर प्रीवियस 5 years के क्वेश्चन करोगे। ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं, तुमको लग रहा है तो बहुत ज्यादा काम हो गया, अरे क्वेश्चन मिला जुला के सब एक ही मिलेगा। जब तुमने फर्स्ट पॉइंट नंबर बी कर लिया ना, पॉइंट सी, पॉइंट डी में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, करो, स्टेप्स को फॉलो करो, समय ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद यदि पॉसिबल है तो आपके सीनियर से, आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड्स में पिछले साल क्या क्या पेपर आए थे, यदि अरेंज हो सकता है तो करो, या किसी दूसरे स्कूल का, किसी भी स्कूल का, कोई भी सीबीएसई स्कूल हो, जिस बोर्ड में आप पढ़ रहे हो उस बोर्ड का कोई भी स्कूल है, उसका अपने किसी सीनियर से बात करो कि पिछले साल प्री बोर्ड में क्या पेपर आए थे। तो बोर्ड का पेपर भी और प्री बोर्ड का पेपर भी, ये आपको सॉल्व करना है। यदि तुमने इतना काम कर दिया ना, क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। आप बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि यार इस बार तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ही अलग है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएगा। अरे कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन कहां से आएगा, सिलेबस से ही तो आएगा। आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक पता होना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, पूछने का तरीका कितना ही बदल जाए,
यदि हमें कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स क्लियर है तो हम क्वेश्चन को कर ही लेंगे। तो डिफिकल्ट टॉपिक जो मैंने आपको कहा था कि डिफिकल्ट उठा के इजी में रखो, डिफिकल्ट उठा के इजी में रखो, तो करना क्या था उसमें, आपको ये काम करने हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करने हैं। लास्ट पॉइंट हमने लिखा है अटेंड चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट, जिस चैप्टर को आपने डिफिकल्ट से उठा के इजी में रखा है उसका टेस्ट लिखना जरूरी है। टेस्ट जरूर लिखो, चैप्टर वाइज टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको लिखना है। कैसे अरेंज करोगे, आप जहां भी पढ़ते हो वहां पे किसी टीचर से बात करो, या ट्यूशन या कोचिंग में, या ऑनलाइन भी कुछ अवेलेबल मिल जाता है तो वहां से करो। मतलब जो चैप्टर आपने कर लिया है उसके ऊपर एक टेस्ट जरूरी है, लिखो फिर आगे बढ़ो। और ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है हर एक चैप्टर में। और मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, प्री बोर्ड के पहले प्रेशर लेकर के पूरा सिलेबस कंप्लीट करने ट्राई मत करो। यदि आप 5 चैप्टर कर पा रहे हो सिर्फ 5 ही करो, लेकिन उस 5 को इतने अच्छे से करो कि उसका क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। फर्स्ट प्री बोर्ड में नंबर थोड़े कम आएंगे, सेकेंड प्री बोर्ड तक 10 चैप्टर हो जाएगा, नंबर और अच्छे आएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलाओगे बोर्ड एग्जाम तक आपके सारे चैप्टर परफेक्ट हो जाएंगे, तो बोर्ड में आ जाएगा 100। हमारा टारगेट 100 है। एक आध सब्जेक्ट में 100 से नीचे आ सकता है, कम से कम 3 सब्जेक्ट में 100 लाना ही है, याद रखना। 5 सब्जेक्ट है ना, 500 नंबर का टेस्ट है, कम से कम 300 नंबर 3 सब्जेक्ट में लाएंगे। एक आध नंबर कहीं कट गया, 98 97 ठीक है चलेगा, बट मैं जो फ्रेमवर्क दे रहा हूं यदि फॉलो करोगे आना ही आना है। अंडरग्राउंड हो जाओ, दिखो मत किसी को, किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, किसी को मत दिखो 2-3 महीने तक, सीधा दिखेंगे बोर्ड एग्जाम के बाद। अंडरग्राउंड हो जाओ, जितनी जरूरत है उतना ही घर से बाहर निकलो, कोई जरूरत नहीं। अरे 2-3 महीना लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा आपको। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेमवर्क डिफिकल्ट टॉपिक के लिए। अब इजी टॉपिक्स का क्या करना है, जिसको हमने पहले से ही, ये मैंने जो बकेट बनाया था इसमें कुछ टॉपिक पहले से ही इजी टॉपिक में, पहले से इजी में था। तो हमने तो आपको डिफिकल्ट के ऊपर बताया कि आपको 6 चीजें करनी है, पॉइंट नंबर ABCDEF। इजी वाले में क्या करना है, इजी में जो पहले से था उसमें क्या करना है, इसके लिए 4 पॉइंट है। वो चैप्टर तो इजी था ना हमारे लिए, उसमें अच्छे नंबर आए थे टेस्ट में, वो हमें पता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट पता है। उसमें क्या करो, सबसे पहले NCERT करो, उसके बाद प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन करो। ये तो सभी चैप्टर में करना, चाहे इजी हो या डिफिकल्ट हो। उसके बाद डिफरेंट स्कूल के प्री बोर्ड्स के पेपर उठाए करो और फिर चैप्टर अटेंड करो। तो लास्ट का जो 4 पॉइंट था डिफिकल्ट टॉपिक में, वो इजी टॉपिक में भी करना है, बट डिफिकल्ट टॉपिक में कुछ और एक्स्ट्रा काम करना है। जब ये पूरा कंप्लीट करते हो तो ये जो हमने बकेट यहां पे लिया था, धीरे धीरे करके ये इजी टॉपिक भी बकेट से बाहर चला जाएगा। इजी टॉपिक बकेट से बाहर, सारे पर्ची बकेट से बाहर, एंड ये पूरा बकेट ये खाली हो जाएगा। नथिंग इन द बकेट, हमने सारा कंप्लीट कर लिया, सारा कंप्लीट कर लिया, सारा। यदि ये बकेट खाली हो गया तो 100 आ जाएगा। यदि ये बकेट खाली हो गया ना, ये बकेट यदि खाली हो गया तो 100 आ जाएगा। अरे 1-2 नंबर कट भी गया तो टेंशन है, एफर्ट तो 100 के लगा रहे हैं हम, एफर्ट तो लगा रहे हैं, खाली हो गया तो आ जाएगा। खाली करना कैसे, पूरा स्ट्रेटजी मैंने बताया। यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो, रिपीट करना है, तो ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। बाद में जब भी टाइम मिले उस पार्ट को उठा करके सुन लेना कि देखना मैंने आपको क्या बताया था, डिफिकल्ट टॉपिक में क्या करना है, इजी टॉपिक में क्या करना है, और इस पूरे बक्से को खाली कैसे करना है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगला टॉपिक, जब आपने ये पूरा काम कंप्लीट कर लिया, इसका एक डेडलाइन डिसाइड करो कि कब ये कंप्लीट, कम से कम बोर्ड एग्जाम से 30 डेज पहले ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारे पास कितना समय है, 75 डेज। 75 डेज में आप 30 डेज माइनस कर दो फाइनल के लिए, तो बचा 45 डेज। अगले 45 to 50 डेज में आपको ये पूरा काम कंप्लीट करना है जो मैंने आपको बताया है डिफिकल्ट एंड इजी टॉपिक वाला। लास्ट का जो 25 to 30 डेज बचेगा उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट लिखेंगे हम लोग। मॉक टेस्ट मतलब फुल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। ये काम डिले मत करना। यदि 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होना है तो 15 जनवरी से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए, और 15 से 20 जनवरी के बाद सिर्फ हम एक ही काम करेंगे और वो लिखेंगे मॉक टेस्ट। इसके पहले जितने भी बच्चों के 100 आए हैं
या 99, 98 आए हैं, उन बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखा है। हजारों बच्चों को मैंने देखा है, हजारों, मोर देन 1000 स्टूडेंट को मैंने देखा है 95, 96, 97, 98, 99, 100 लाते हुए। और मैंने देखा है वही बच्चे ला रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट लिखा था। मैंने एक शेड्यूल दिया तुम्हें कि आपको ये 4 फुल सिलेबस टेस्ट लिखना है। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर 4 तो खत्म हो गया, अभी बोर्ड एग्जाम 15 दिन बाकी है, और पेपर बनाओ मेरे लिए, मुझे 3 टेस्ट और लिखना है, मुझे 3 टेस्ट और लिखना है। अरे मुझे पेपर बनाना पड़ जाता है आपके लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस खत्म होने के बाद कभी नहीं दिखते हैं। वी कांट एक्सपेक्ट द मार्क्स फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स। टेस्ट ही एक ऐसा एक्टिविटी है जो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। और मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस क्या करना है, मॉक टेस्ट में पेपर को 2 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट करने का पूरा प्रैक्टिस करना है हमें। 2 घंटे 15 मिनट में 3 घंटे का पेपर है, लेकिन मॉक टेस्ट में हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतने नए क्वेश्चन, इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इतने केस बेस्ड क्वेश्चन, इतने जो भी बोर्ड का पैटर्न है उस बोर्ड के पैटर्न पे इतना प्रैक्टिस हम कर चुके होंगे कि हमारा पेपर 3 घंटे बनी 2 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। याद रखना 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं। यदि बोर्ड एग्जाम से पहले आपको यहां तक पहुंचना है कि पेपर अभी हो सकता है आपको 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे लग रहे हो, कोई बात नहीं, और टेस्ट लिखो, और टेस्ट लिखो, और टेस्ट लिखो, मॉक टेस्ट लिखो, मॉक टेस्ट लिखो, मॉक टेस्ट लिखो। 2 घंटे 15 मिनट पेपर कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम है ना, टेस्ट तो नहीं है ना, स्कूल का टेस्ट थोड़ी, बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम का मार्कशीट जिंदगी भर संभाल कर रखना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम का 9th क्लास का मार्कशीट कौन पूछ रहा है आपसे, 8th क्लास का मार्कशीट, 5th क्लास का मार्कशीट, भले तुमको 5 सब्जेक्ट में 100 आया होगा 5th क्लास में, हु विल लिसन, कौन पूछ रहा है। लेकिन 10th क्लास के बोर्ड का मार्कशीट, 12th क्लास के बोर्ड का मार्कशीट अगले 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, या आप हायर स्टडीज में जा रहे हो, जॉब में जा रहे हो, नया जॉब चेंज कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जब तक आपकी जिंदगी है आपका मार्कशीट आपके साथ है। तो वी कांट टेक इस इन सिंपल वे। बोर्ड एग्जाम का मार्कशीट जिंदगी भर हमारे साथ है, जिंदगी भर हमारे साथ है। जब तक हमारी जिंदगी है तब तक मार्कशीट है, हल्के में नहीं ले सकते। सैक्रिफाइसेस करना ही पड़ता है। आज सैक्रिफाइस करेंगे, पूरी जिंदगी हमें याद रहेगा, अरे मुझे 3 सब्जेक्ट में 100 आया था। तुम एक एग्जाम्पल बनोगे यार, सोचो, यू विल बी एन एग्जाम्पल इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली। अभी हमारे पास समय है। इस बात को यदि हम 15 जनवरी के बाद सोचेंगे, वी कांट डू, नहीं कर पाएंगे। नाउ वी हैव टाइम, फॉलो द स्ट्रेटजी एंड डू इट। समझ लो बात को। तो मॉक टेस्ट लिखो, 2 घंटे 15 मिनट का प्रैक्टिस करो। टाइम मैनेजमेंट की जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, पेपर ही कंप्लीट नहीं होता टाइम पे, कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा। क्योंकि हम इतने क्वेश्चन देख चुके होंगे, हर चैप्टर के ऊपर इतने क्वेश्चन देख चुके होंगे, क्वेश्चन रख चुका होगा। तो बोर्ड एग्जाम में कहां से आ जाएगा, सिलेबस से ही तो आएगा ना। है ही सिलेबस कितना बड़ा। अभी हमें सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है ना, यदि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे आपको सिलेबस छोटा लगने लगेगा। आपको लगेगा इतना सा सिलेबस है, बस ये तो यूं ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। क्लास 10th एंड क्लास 12th जिन बच्चों ने कोई टॉपिक या कोई चैप्टर छोड़ दिया है, या किसी को कोई चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो 12 दिसंबर के बाद YouTube के इसी चैनल पे, ऑनलाइन मैथ्स के चैनल पे 12 दिसंबर के बाद हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो आएगा। मतलब उस चैप्टर का पूरा रिवीजन, एक चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे हम लोग, कंप्लीट रिवीजन एक वीडियो के अंदर। तो यदि कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, उस चैप्टर का वीडियो यूट्यूब पे जाके पूरा देखो। पूरा नहीं देखने की जरूरत है तो कुछ पार्ट देखो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उन टॉपिक्स को देख लो जो मुश्किल लग रहा है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करो। तो मतलब हमारी तरफ से जो सपोर्ट की जरूरत है इन मैथमेटिक्स, आई विल डू एट एनी कॉस्ट। जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आज के इस पूरे सेशन में, आपको जो अच्छी बात लगी आप उसको कमेंट में लिखिए, और इस तरह की और क्या स्ट्रेटजी आपको चाहिए और किस तरह के सेशन लिए जाएं, या किसी टॉपिक में किस तरह के वीडियो बना के दिए जाएं जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में सपोर्ट हो, ये आप मुझे लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का पूरा सेशन बहुत आउटस्टैंडिंग सेशन रहा होगा और आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। जिन बच्चों को रिवाइज करना है पूरे सेशन को यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप दोबारा 2 बार 3 बार देखो, स्ट्रैटेजीज मैंने क्या बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क था, फॉलो करो, अचीव करो। जो बच्चे 10th क्लास 12th क्लास में हैं, बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, उनको एक रिवीजन का, डाउट सेशन का और ये पूरा शेड्यूल मैं आपको भेज दूंगा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आगे जो नए वीडियो आएंगे ना किसी भी चैप्टर के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफाई कर लो, नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ ये चैप्टर का वीडियो आया है। यदि उसमें आपको जरूरत है तो देखो, नहीं जरूरत है अवॉइड करो, उसमें क्या है, जब जरूरत है तो देख लो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। जो भी बात आपको लगती है उसको कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।